बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। पाकिस्तान की गिरती संभलती मईशत के बारे में हर रोज़ आप अपने अखबारात में भी पढ़ते हैं और अपने घर के टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के भी घंटों टाइम ज़ाया करते हैं। लेकिन इसके पीछे किन किन अवामल का जो हाथ होता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी नौ होना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स बेसिकली मूव किस तरह से करती हैं और डॉलर किस तरह से मार्केट के अंदर अप एंड डाउन की सिचुएशन से गुजरता है। बेसिकली डॉलर आता कैसे है और डॉलर के ऊपर किस तरह की गवर्नमेंट की पाबंदियां होती हैं, ओपन मार्केट के अंदर डॉलर को किस तरह से मैनेज किया जाता है और इंटरबैंक मार्केट का बेसिकली इसके अंदर क्या रोल होता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह से रोल प्ले करने चाहिए, हमारे गिरते हुए फॉरेन रिजर्व जिसके ऊपर आए दिन मार्केट के अंदर ये वाली चीज़ें बातें गर्दिश करती हुई सुनाई देती हैं कि शायद पाकिस्तान करप्ट होने जा रहा है, शायद डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। इसके कितने ख़तरात हैं, कितने ख़दशात हैं मार्केट के अंदर, आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज के पैनल के अंदर जनाब सैयद ज़ाहिद रज़ा साहब जो कि फ़ाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और उनके साथ-साथ हामिद बशीर साहब जो कि मार्केट के अंदर फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर गहरी रिसर्च रखते हैं और गहरी नज़र है इनकी। मैं दोनों अपने मेहमानों को वेलकम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिद साहब कैसे हैं आप? हामिद साहब आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। मैं यहाँ पर थोड़े से फ़िगर्स पहले शेयर करूँगा। नाज़रीन, यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं हम लोग के डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ, जो पाकिस्तान में लास्ट मार्शल लॉ जब गुजरा 1999 में, उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व उस वक्त $2 अरब थे सिर्फ, जब पाकिस्तान की आर्मी ने टेक ओवर किया और पाकिस्तान को मार्शल लॉ के बाद चार्ज संभाला। लेकिन उसके बाद जब बात करते हैं 2008 तक के इस दौर की, जब 2007 लास्ट हम बात करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर की, 2007 में जब $15 अरब के साथ पाकिस्तान की मईशत जो है वो कदरे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें 2004 की, तो उस वक्त की जीडीपी 7.55%, यानी कि आज दिन तक पाकिस्तान की हाईएस्ट जीडीपी जो अचीव की गई वो उस मार्शल लॉ दौर में की गई। लेकिन अब इसके ऊपर भी बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट इसके ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं कि वो 7.55% की जो जीडीपी अचीव की थी उसके पीछे कौन कौन से अवामल थे, फाइनेंशियल सेक्टर का उसके अंदर कितने परसेंट का रोल था। 24% फाइनेंशियल एनालिस्ट कहते हैं कि उस वक्त की मार्केट के अंदर बैंकों का या फाइनेंशियल मार्केट का या फाइनेंशियल जो सिचुएशंस है और इंश्योरेंस कंपनीज है उनका हाथ था। कोई रियल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने पड़ते हैं। तो मैं अपने पैनल की तरफ चलूँगा और इसी तरह से आगे हम डिस्कस करते रहेंगे बाकी के भी अदाद व शुमार को। हमें सब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप क्या देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान के ये जो फॉरेन रिजर्व इस वक्त 6.7 पे आ गए हैं, बहुत नीचे इस वक्त ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वाकई कोई ऐसा ख़तरा मौजूद है? पहले तो चीज़ ये हम देखते हैं कि जब हम जाते हैं बैक टू वर्ड, जो आपने माशाल्लाह का जिक्र किया है और जिस तरह हमारा जीडीपी जो है वो 7.1 के ऊपर आया, ये किस तरह से आया, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालता हूँ, फिर आगे मैं आपको इस डॉलर के बारे में बताता हूँ। अब हमने अपने उस टाइम पे हमने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च किए, जो मार्केट में आए, डिफरेंट लोन्स की पॉलिसीज निकाली। वो किस तरह से थी, हम एक कंट्री से या एक इन्वेस्टर से लोन ले रहे हैं, उसको आगे रोल बैक करके दे रहे हैं। इनफैक्ट हमने क्या किया, अपनी जो कोर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसको रिड्यूस कर दिया, उसको स्विच कर लिया बड़ा इजीली किसके ऊपर, सर्विस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमें फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में प्रॉब्लम्स हुई, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गैप क्रिएट करता रहा और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होती गई और एक्सपोर्ट्स कम होती गई, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारे डॉलर्स के ऊपर। जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स थे उसके वाले से जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कम हो जाएंगे, जब इंपोर्ट्स करेंगे तो आउटफ्लो ज़्यादा होता है, तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है, जो इनफैक्ट हमें जनरेट कहाँ से होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, जो हमने स्विच कर दिया मार्शल आर्ट दौर के टाइम पे। 2001 से लेके 2008 तक जितने भी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमने खोले, उसकी वजह से जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये है। लेकिन देखिए मार्केट में उस वक्त तो बहुत सारे लोगों की तरफ से ये रिस्पांस दिखाई दे रहा था, बहुत सारे लोग ये बात कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि मार्केट में पैसे की रेल पेल है, हर बंदा खुशहाल नज़र आ रहा है, नई नई मोटरसाइकिलें, नई नई गाड़ियाँ, फाइनेंसिंग हो रही थी, लीजिंग बहुत सारी हो रही थी, तो वो एक अच्छा दौर नहीं था? नहीं, वो आप ऐसे ही कह सकते हैं कि आपने एक बंदे से 100 रुपया लिया, आगे मार्केट में 103 रुपये दे के वापस करना है। आपने क्या किया, 100 रुपया लेके 105 रुपये पे दे के 2 रुपये अपना प्रॉफिट रख लिया। अल्टीमेटली
तो वो आपकी एक्चुअल जनरेशन नहीं थी। मतलब वो जो सर्विसेज वो इंडस्ट्री दे रही थी पैसा, वो मतलब आर्टिफिशियल एक वो थी। आर्टिफिशियली जनरेटेड करके आपने इकोनॉमी को, जो उस सर्कल के अंदर लोग इन्वॉल्व थे वो खुशहाल थे सिर्फ। ओके। जो अदर देन सेक्टर्स था, जो प्रोडक्शन सेक्टर था हमारा, वो तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ ना उसकी वजह से। ओके। जाहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आपको प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जाहिर साहब, जिस तरह से हामिद साहब ने बात की कि मार्केट के अंदर डॉलर उस वक्त सर्विसेज इंडस्ट्री को, जैसे 24% की बात की जाती है कि सर्विसेज इंडस्ट्री को ग्रो किया। अब अगर हमें अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाना है, डॉलर को मुस्तहकम करना है, तो हमें कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, कौन से ऐसे मयर्स हैं जो लेने पड़ेंगे? जिस तरह से इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात की, तो आप क्या समझते हैं, वाकई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हम सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाना, दैट वाज नॉट अ बैड डिसीजन। लेकिन इशू ये होता है कि जब आप सर्विसेज सेक्टर में जाते हैं तो वो सर्विसेज आपने जो सेल कर रहे हैं और उसके बिहाइंड उसके लिए जो गुड्स चाहिए, ये चाहिए, उसकी भी अरेंजमेंट आपके पास होनी चाहिए। वो जो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ हुई, एक नया मतलब क्लास आई जो कि सर्विसेज सेक्टर में काम करती है, उनको कंजम्पशन के लिए भी तो चाहिए है ना गुड्स। नतीजा ये निकला कि हमारे पास अगर उसका हमने इंतज़ाम नहीं किया, हमने फोर्स ही नहीं किया, तो वो सारी कंजम्पशन गुड्स भी हमारे पास इंपोर्टेड फॉर्म में आने शुरू हो गई। हम जियोपॉलिटिकली जिस पोजीशन में बैठे हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमारा पाकिस्तान में इंपोर्ट हमारे नेबर्स के हिसाब से भी हो रही होती है, लेट्स से अफगानिस्तान वगैरह जो हैं, उधर का भी हमारे पास इम्पैक्ट। हमें ये बहुत सारी चीज़ें कर्टेल करनी पड़ेंगी। जिस दौर में अगर सर्विसेज सेक्टर की तरफ जाना, हमने देखा है दुनिया में लास्ट 2 डेकेड्स में सर्विसेज सेक्टर ने बहुत ग्रो किया है। सर्विसेज ही सेक्टर के आप देख लें, जो इस वक्त दुनिया में चंद जो अमीर तरीन कंपनीज हैं या जो अमीर तरीन टेक्नोलॉजी को देख लें, जिस तरह से आईटी में जो है ना, वो भी बेसिकली वो सब सर्विसेज सर्विसेज इंडस्ट्री है। सेक्टर। लेकिन दैट डज नॉट मीन्स कि आपको मैन्युफैक्चरिंग और इसकी तरफ नहीं जाना है। अगर हमने उसके साथ ग्रो नहीं किया वक्त के साथ, जितनी तेज़ी से हमने अपने मुल्क में कंजम्पशन बढ़ाई, उतनी तेज़ी से हमने अपनी इंडस्ट्रियल बेस को नहीं बढ़ाया। तो ये बेसिकली जो है ना, वो गैप जी हाँ, क्रिएट हो रहा है। सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि हमारे पास वी डोंट हैव मीन्स टू फिलफिल आवर ओन कंजम्पशन डिमांड। हमें उसके लिए भी इंपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मशीनरीज हो, इक्विपमेंट हो, गैजेटरी हो, वो हमें सब इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके। हमें सब आपकी तरफ मैं आऊँगा। जिस तरह से अभी हमने बात की, देखें 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशंस हुए, पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन आया, यकीनन पाकिस्तान पे भी उसका काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि बेसिकली 2008 के जो इकोनॉमिक रिसेशंस थे, उसकी बेसिक रीज़न क्या थी जो आज हमें दिखाई दे रही है पाकिस्तान के इस खित्ते में भी? अगर हम 2008 के रिसेशंस को बेस बनाए ना, उसमें सबसे पहला जो मेन फैक्टर था वो जो प्लेज और लोन्स थे विदाउट प्लानिंग, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ट्रेंड चला था, वो दे दिया। अब वही उसी ट्रेंड्स को अगर फॉलो करते रहे तो पाकिस्तान ने भी क्या किया है, अपनी रियल स्टेट इंडस्ट्री को हम बेस बनाते हैं मिसाल के तौर पे। अब हम अपनी जब रियल स्टेट इंडस्ट्री को बेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान की पॉलिसी डाइवर्ट होती है उसी तरह से, वो अनलिमिटेड लोन्स दे देते हैं और अनलिमिटेड सब्सिडीज दे देते हैं विदाउट कैटरिंग फ्यूचर्स इनफ्लो। उससे हमें इनफ्लो क्या मिलेगा, जो इनफ्लो है, करंट इनफ्लो कितना है, फ्यूचर इनफ्लो कितना है, 10 साल बाद उसका इनफ्लो क्या है, उसका हम विदाउट तो कैटरिंग एक हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम तो है नहीं, तो जब तक हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो हम क्या समझते हैं कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बन सकती हैं? नहीं, हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कुछ भी नहीं होती। हमारी जो पॉलिसीज होती हैं विद द सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। स्पेसिफिकली मिसाल के तौर पे अगर हमें रिजर्व्स की ज़रूरत होती है तो हम अपने टैक्सेस इंक्रीज़ कर देते हैं। रिजर्व्स हमारे पास अगर कंप्लीट होते हैं तो हम एकदम से एमनेस्टी दे के दरवाज़ा खोल देते हैं सबके लिए, ब्लैक मनी प्रोवाइड करने के लिए, चेक एंड बैलेंस रखते कोई नहीं। तो इस तरह से पॉलिसीज़ तो नहीं चलेंगी। या तो आप एक कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ चलाते रहें, टैक्स की पॉलिसी है तो उसको कंसिस्टेंट रखें, इंपोर्ट की पॉलिसी है, जो टैरिफ आपने इम्प्लीमेंट किया है उसका फारगो करते हुए कंसिस्टेंटली चलाते रहें। तो उसकी बेस के ऊपर आप जाके जब तक डिसीजन नहीं करेंगे तो कैसे होगा। क्वेश्चन इसमें यही आता है कि हमारे जो एनालिस्ट बैठे थे फिर उनके पास जो डाटा होता है वो रियल बेस्ड डाटा ही नहीं होता। जस्ट लाइक मैं मिसाल ले लेता हूँ, जैसे इन्फ्लेशन की हम मिसाल लेते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो पब्लिक लेवल पे कैटर होता है वो पेट्रोल की प्राइसेस के साथ डायरेक्ट, पेट्रोलियम प्राइसेस से ही जो है ना वो लिंक किया जा रहा होता है सारी चीज़ों को। डायरेक्ट पेट्रोलियम प्राइसेस से लिंक किया जाता है। अगर पेट्रोल की प्राइस 10 रुपये इंक्रीज होती है, अब आप देखें सब्जी वाला भी 2 रुपये इंक्रीज कर देगा, अंडे वाला भी 4 रुपये इंक्रीज कर देगा, दही वाला भी 5 रुपये इंक्रीज कर देगा, किराए वाला भी 2 रुपये इंक्रीज कर देगा। जो उसका कलेक्टिव इम्पैक्ट होता है वो मोर देन 10 हो जाता है।
मतलब गवर्नमेंट को इसके ऊपर पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं आती जिस तरह से खुद से मतलब वो करते हैं। तो जाहिर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारा जो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क कहलाता है, तो क्या हम अपनी ज़रई ज़रूरियात खुद पूरी करने के लिए काफ़ी है हमारे पास इस वक्त? नहीं, देखें, असल में सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ यही हुआ है। हमने जब हम कंजम्पशन लेड ग्रोथ पे गए तो हमने बाकी सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हमने फोरगो करना शुरू कर दिया। वी आर राइट नाउ इम्पोर्टिंग वीट, वी आर इम्पोर्टिंग एडिबल ऑयल। हमारी एडिबल ऑयल की वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स हैं हम दुनिया में। हम एनर्जी के इम्पोर्टर्स हैं, हम कॉटन इम्पोर्ट कर रहे हैं। बाय ऑल मीन्स हम हर तरह की, हमारे यहाँ पल्सेस दालें वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हम लोकल डिमांड भी केटर करने वाली पोजीशन में नहीं है। ये वो चीज़ें हैं, वी हैव गॉट लैंड, अल्लाह का शुक्र है, हम ग्रो कर सकते हैं। गवर्नमेंट को इसकी तरफ सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। पाकिस्तान के फौरी तौर पे नेक्स्ट 5-6-7 मंथ्स में अगर कोई स्टेबिलिटी ला सकती है तो वो एग्रीकल्चर के साइड से ला सकती है। गवर्नमेंट को उस तरफ कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारे पास चीज़ें मीन्स अवेलेबल हैं, हम मैनेज करके। लेकिन गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तो कुछ और हैं। कोई कह रहा है कि अपोजिशन में बैठा हुआ शायद मुल्क का जो है ना वो मोहसिन है, खैर ख्वाह है। कोई गवर्नमेंट में बैठा हुआ मुल्क का मोहसिन और खैर ख्वाह बनने की कोशिश करता है, कह रहे ये इलेक्शन कराओगे तो इस तक काम आएगा। तो इससे कुछ जो लोग, मेरे ख्याल में 20 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी भी जो बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से मुतासर हुए रोडों पर बैठे हुए हैं, आरजी पनागाहों में बैठे हुए हैं, उनकी जो लैंड है वो अभी भी कल्टिवेशन के काबिल नहीं है। तो इस तरफ तो कोई तवज्जो दे ही नहीं रहा है जिससे मुल्क का रेवेन्यू जनरेट होगा। सबसे बड़ा मसला यही है ना, अगर आप रॉन्ग मैन फॉर रॉन्ग पोजीशन पे रखेंगे, जिसका जो काम है, जिसने पॉलिटिक्स करनी है भाई वो पॉलिटिक्स करे, ठीक है। ये तो सारे पॉलिटिशियन ही है ना, यही मैं आपको बता, यस श्योर, बट अगर वो एक जिनका काम है पॉलिटिकल मीन्स देखने, वो देखें। बट आपके पास इतनी बड़ी मशीनरी होती है, उसमें आप लोगों को दूसरे कामों पे भी लगा सकते हैं। जो आपके एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर पर लें, जो फाइनेंस वाले हैं वो फाइनेंस को देखें। दुनिया में मुल्क इसी तरह चल रहा है, जिसका जो काम है वो काम करें। आप अगर गलत जगह पे गलत आदमी को बैठाएंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। जिसका काम है लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, पानी निकालना है, वो काम करे भाई, पानी निकाले। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देखें ना कि सियासत में सब लगे हुए हैं, एक दूसरे को सियासी नीचा दिखाने के लिए। दिस इज व्हाट हम जो कह रहे हैं कि जो आपके पास ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास कोई ऐसे लोग नहीं होंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली जो इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। बिल्कुल है हमारे तो पास, बस आप उनको ड्यूटी पे लगाएं, वो अपना काम करते हैं, मैनेज करते हैं। एक चीज़ ये देखें कि आप जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, ओके, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो जो पॉलिसीज़ हैं वो उसी तरह से ड्राइव करते हैं या उसी तरह से बनाते हैं जो सिर्फ उनको बेनिफिट देते हैं। बेसिकली अपने बिजनेस को उस पॉलिसी सिर्फ के अंदर अपनी जो है ना पॉलिसी। मैप आप करते देखें, हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जो बड़े स्कैंडल्स हैं, मैं उनके चंद एक का जिक्र करता हूँ। जो सबसे बड़ा पेट्रोल का स्कैंडल है, वो जो पॉलिसी सारी डिफाइन हुई पेट्रोल की कबीना कौन थी? सारे वही लोग थे जो जिनकी कंपनियाँ थी। शुगर इंडस्ट्री ले लें, पॉलिसी शुगर्स की उसी तरह डिफाइन हुई। फिर वीट की ले लें, फिर उसके ऊपर हमारे यहाँ एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है ना, जो एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जब हम लेके जाते हैं तो हम क्या करते हैं, री इम्पोर्ट करते हैं, बायबैक। जो बायबैक पॉलिसी है ये सबसे खतरनाक है। हम क्या करते हैं, एक अपनी बाउंड्री से बाहर निकालते हैं, सेम प्रोडक्ट हाई प्राइस पे बाय कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो अपना रियल प्रॉफिट होता है वो स्विच कर देते हैं बाहर मुल्क में या किसी भी कंट्री में जहाँ से हमने बाय करना था। यानी मतलब यही बिजनेसमैन इंडेंटिंग कर रहे होते हैं बेसिकली, बिल्कुल। और वो अपनी कंपनियां जो वहां खोली हुई हैं उनको फायदा देने के लिए हायर प्राइसिंग करके बाय कर लेते हैं। यहाँ से मिसाल के तौर पे 100 रुपये में चीज़ जा रही है तो वहाँ से 150 रुपये में बाय करके वापस ले आएंगे। तो जो 50 का प्रॉफिट है वो प्राइस जो है परचेजिंग प्राइस की सूरत में डिलीवर कर देते हैं बाहर। उस पे फिर उल्टे किकबैक्स और ये वो किकबैक्स ले लेते सारी हैं। चल रही होती है। ये ज़्यादा एक इम्पैक्ट है हमारे यहाँ। नाज़रीन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की गिरती और संभलती हुई मईशत को। गिरती हुई ज़्यादा इस वजह से कि कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बन रही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। बेसिकली रियासत की जो पॉलिसी होती है, रियासती इदारे जो काम कर रहे होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान मिल के मुल्क के लिए सोच रहे होते हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा फुकदान नज़र आ रहा है। तो जो आज के मैं अपने पैनल की बातों से नतीजा अखज़ कर रहा हूँ अभी तक का, उसमें मुझे यही नज़र आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें जिसके अंदर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, लेकिन बिजनेसमैन कौन सी पॉलिसी को कहाँ बनाने की कोशिश करता है, अपने बिजनेस को पॉलिसी में मैप करता है। तो यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। फॉरेन रिजर्व्स की जब हमने बात की तो 2008 में, जिस तरह मैंने 2007 की बात की थी कि 2007 में अप्रॉक्स 16 अरब डॉलर के फॉरेन रिजर्व से, लेकिन एक साल के बाद जब पाकिस्तान में इलेक्शन ईयर आता है 2008 में, तो यही गिर के 9 अरब डॉलर के करीब रह जाते हैं। देखना यह है कि जब जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन करीब आए हैं तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स नीचे चले जाते हैं, बल्कि काफ़ी टाइम तो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, जो कि ख़तरे की घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से आज की सिचुएशन है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास जो लास्ट फिगर्स आए हैं वो 6.7 अरब के हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फिर इलेक्शन ईयर है 2023 का। जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि असम्बलियाँ शायद 23 तारीख को तोड़ दी जाएंगी, क्या होगा, किस तरह से आपस में इनका जो है ना वो पैचअप होगा सियासी पार्टीज़ का, मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा सियासी गुफ्तगू के अंदर। लेकिन 6.7 अरब रुपए की इस वक्त के पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिस तरह से देखा यह जा रहा है कि बहुत सारी कंपनीज, बल्कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए भी एलसीज़ खोलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और इसी तरह से बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं। जब हमने अपने आप को डिपेंड कर लिया इम्पोर्टेड मटेरियल के ऊपर, तो फिर जब एलसीज़ नहीं खुलेंगी तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। देखना यह है कि अगर मैं गली के मोहल्ले के किसी भी मार्ट में जाता हूं तो वहां पर कुत्ते और बिल्ली नहाने के, उनको नहलवाने के लिए शैम्पू जो है वो तो इम्पोर्टेड पड़ा होता है, उनकी जो डाइट है वो इम्पोर्टेड रखी होती है। वो कौन इजाज़त देता है, वो कौन लोग लेके आते हैं और किसके लिए है? क्या आपके घर के कुत्ते और बिल्लियाँ शैम्पू से नहाते हैं? क्या मेरे घर के कुत्ते और बिल्लियाँ शैम्पू से नहाते हैं? देखना यह है कि ये कौन लोग हैं जिनकी अयाशियाँ अपने इन पेट्स के लिए भी कंटिन्यू हैं, जारी हैं। तो क्या ये हमारे मुल्क के जो गरीब आवाम है, जो 23.5 करोड़ की आवाम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जिसमें बहुत सारे लोग सैलाब ज़दगान और बहुत सारे लोग 2 वक्त के नवाले के लिए, रोटी के लिए परेशान हैं, तो क्या उनके कुत्ते बिल्लियाँ उस इम्पोर्टेड शैम्पू से नहाते हैं या वो अपने घर पे उनके लिए साबुन भी मुयस्सर नहीं होता? तो इसके ऊपर बात करेंगे। जी, अपना हामिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से हमने बात की कि रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, एलसीज़ खोलने के लिए पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पे पाबंदियाँ लगा रही है, तो क्या सिर्फ लग्जरीज़ आइटम्स के ऊपर लगानी चाहिए या प्रोडक्शन को देखते हुए, उसकी खपत को देखते हुए, कंजम्पशन बेस के ऊपर जो है ना वो लगानी चाहिए थोड़ी? जी, मैं एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ। जो हमारी इंपोर्ट्स का एनालिसिस है उसमें हम पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट्स करते हैं अप्रॉक्स 29% से लेकर 30% ऑफ टोटल जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो पेट्रोलियम की इंपोर्ट्स करते हैं। ये तो ज़रूरी है ना, इसके बगैर तो जी, फिर चल भी नहीं सकते मैं ना हम लोग। ये बता रहा हूँ आपको। जस्ट लाइक जैसे अब हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल जो है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं वो 22% के करीब इंपोर्ट्स करते हैं। केमिकल्स के हवाले से जो है मेडिसिन बनाने के लिए 16% इंपोर्ट करते हैं और अदर गुड्स 10%। इसी तरह से हम कैपिटल गुड्स जो जस्ट लग्जरीज प्रोडक्ट हैं वो 22% के करीब इंपोर्ट्स करते हैं, 22-23% के करीब में। अब यहाँ पे हर चीज़ को बैन कर देने का मतलब है कि आपने इकोनॉमी को मफलूज कर दिया। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रही है इकोनॉमी के ऊपर, डायरेक्ट इम्पेक्ट कर रही है हमारी जो पब्लिक है उसके ऊपर। अब आप मिसाल के तौर पे कैपिटल प्रोडक्ट्स हैं 22% है, आप उसके ऊपर कट डाउन लगा सकते हैं। आपके पास मेडिसिन है, मेडिसिन के ऊपर एक मेडिसिन के 5, 6, 7, 10 अल्टरनेटिव्स हैं, तो सारे इंग्रेडिएंट्स को बंद करने के बजाय आप किसी 2-3 को बंद कर लें ताकि उसकी कंजम्पशन चलती जिनकी रहे। ज़्यादा इतनी जी मेजर वो ना हो कि मतलब वो उसके मेजर बगैर ना जो है हो, ना वो लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइफ मतलब जो है ना सेविंग वो ड्रग्स ना हो। आप लेके आ सकते हैं। अब दूसरा जैसे हम इसमें लेते हैं रॉ मटेरियल्स की सूरत में। अब रॉ मटेरियल में हम क्या करते हैं, इवन दैन करंट सिचुएशन हमारी ये है कि हम अपनी गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ज़रूरी मुल्क होने के यस, बाद हम गंदम को इंपोर्ट कर जी, रहे हैं। हम गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अपनी एग्रीकल्चर्स को सरवाइव करने के लिए हम गंदम गंदम तक इंपोर्ट करते हैं। तो अब आप ये देखें, जब हम इस स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं तो हम गंदम के ऊपर भी बैन लगाएंगे, इंपोर्ट्स के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो हम आगे कैसे लेके चलेंगे। तो हमें जो है ना उसको एक स्लैब्स में लेके आना पड़ेगा, एक वे आउट बनाना पड़ेगा इसके लिए कौन सी प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट्स पे बैन लगाने हैं, कौन सी नहीं, और जिस पे बैन लगा रहे हैं उसका अल्टरनेटिव क्या है वो हमें खुद से जनरेट करवाना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करवा के। जी, ज़ाहिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। ज़ाहिर साहब, जिस तरह से कैटेगराइज़ करने की बात की हामिद साहब ने, तो आप क्या समझते हैं कि कौन-सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको चलाने के लिए, देखें, जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, सेल नहीं होगी, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कैसे आएँगे? अगर पाबंदी लगा देंगे, फुल एलसीज़ नहीं खुल सकती, तो फिर आप तो अपने अपने खुद हाथ-पाँव काट रहे हैं। देखें, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इशू ये है कि वी लिव इन द एज ऑफ एफिशिएंसी ना।
हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हम आपके नेबर्स से जो सराउंडिंग्स में बैठे हैं उसके हिसाब से बहुत कम है। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जस्ट बिकॉज हम एनर्जी सारी ऑलमोस्ट इंपोर्ट करते हैं। हमारी वो एनर्जी कॉस्ट जो है हमें सारी दुनिया की इन्फ्लेशन ला के हमारे यहाँ डंप कर देती है। जब आप अगर इम्पोर्टेड एनर्जी पे सर्वाइव कर रहे हैं तो कहीं भी हो, चाहे वो इंडियन ओशन में कोई सैलाब आ जाए, सर्दियों की वजह से पैसिफिक अटलांटिक ओशन ख़राब हो जाए, रशिया कहीं भी हमला कर दे, सारी दुनिया के मसाइल वो हमारी इम्पोर्टेड एनर्जी हमारे पास लेकर आती है। उसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं बहुत अनकम्पेटिटिव हो जाते हैं और आपको बाज़ार में बहुत ईजिली चीज़ें अवेलेबल दुनिया में मिल रही होती है। यहाँ वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती हैं, जो कि अब हम एलसी की बात कर रहे हैं। जब आप ओपन ट्रेड कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो आप कोशिश यही करेंगे जो चीज़ मुझे सस्ती मिल रही है वो मैं ले आऊँ, चाहे बाहर से ही ले आऊँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाने के लिए यकीनन वो तो अब आप अगर इम्पोर्टेड एनर्जी पे सर्वाइव कर रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप कहाँ से नीचे लेकर आएंगे? नहीं, जब तक हमारे यहाँ पॉलिसीज बनेगी नहीं, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन ही नहीं होगी। मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करूँ, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपकी स्टील सेक्टर है, पूरे का पूरा रॉ मटेरियल आपका इंपोर्टेड है, लोकल आपकी इतनी जनरेशन है ही नहीं, तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? एग्जैक्टली यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना। देखिए बात यह है कि आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और कौन सी ज़रूरी नहीं हैं। ठीक है ना। ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं और उस पर सीरियस थिंकिंग करनी पड़ती है। यहाँ वो ये वही बात है जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जिसका जो काम है वो काम करे। ठीक है। अगर एलसी के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई साहब बैठ के फैसला कर रहे होंगे किसी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड, तो उनके पास बहरहाल कोई एक होना चाहिए है, मिनिस्ट्री ऑफ पूरा डेटा होना चाहिए उनके पास कि इनकी कंजम्पशन कितनी है, सेल रिपोर्ट उसकी ली जाएगी। ठीक है। जो चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, कब बात हो रही है, वो इंपोर्ट अगर हो भी जाएगी तो इस वक्त हमारे पास अवेलेबल स्टॉक्स कितने हैं, वो कितने अरसे के लिए उसकी प्रोडक्शन हमारे पास मौजूद है, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। देखिए आप फार्मास्यूटिकल्स पे तो किसी किस्म की कोई सख्तियाँ नहीं लगा सकती। यस, आप लग्जरी गाड़ियों पे बंद कर दें, उन पे एक्सॉर्बिटेंट किस्म के टैक्सेस लगाइए, आप महंगे मोबाइल फ़ोन्स को केटर कीजिए। उसके अलावा हमारे यहाँ बेहिसाब कंज्यूमर गुड्स आती हैं, जैसे आप एनिमल फीड की बात कर रहे थे या इस किस्म की बातें कर रहे थे, इनको मैनेज करें। बट ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, इनका कोई बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट नहीं होती कोई एनिमल फीड वगैरह की। लेकिन एक है तो सही ना, एक बिल्कुल है, है ना। देखिए बिल्कुल है, लेकिन जो चीज़ हमें करनी चाहिए, जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमें ऑन इमरजेंसी बेसिस जैसे भी करें, हमें अपने एनर्जी मिक्स को देखना चाहिए है। दिस इम्पोर्टेड एनर्जी और इस इम्पोर्टेड एनर्जी के होते हुए हमारी ना इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ना हम खुद एज ए नेशन ग्रो कर सकते हैं। आप ये समझ लें, अभी भाई ने बताया कि 29% हम जो है हमारी इंपोर्ट्स जो हैं ऑयल की, वो पेट्रोलियम एनर्जी रिलेटेड है। अब जो हमारे पास एनर्जी इंपोर्ट होती है उसका 47% जो है वो कंजम्पशन में इस्तेमाल हो जाता है। दैट मीन्स वो अनप्रोडक्टिव यूज़ है। अनप्रोडक्टिव यूज़ मीन्स कि भाई मुझे रात गर्मी लग रही है तो मैं एसी चला रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। नहीं तो ये तो नेसेसिटीज़ में आ गया ना। नेसेसिटीज़ में ज़रूर हैं, बट ये दिस डज नॉट, ये आप डॉलर में ख़रीद रहे हैं, इसके अगेंस्ट आप डॉलर्स दे रहे हैं, ठीक है ना। और मैं डॉलर्स दे रहे हैं, मैंने घर में एसी चलाया, मैंने टीवी चलाया और मैं बिल दूंगा रुपए में, राइट। अब वो जो रुपए में दूंगा उसको वेरी नेक्स्ट डे या 3 डेज या 15 डेज या 25 डेज में उसको फिर डॉलर में कन्वर्ट करना है ताकि मैं दोबारा से एनर्जी इंपोर्ट करूं, तो वो डॉलर मैं कहाँ से लाऊंगा? अगर आपकी सिर्फ 21% एनर्जी जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ में जा रही है, उसमें से भी कितनी हमारी रेवेन्यू मतलब फॉरेक्स जनरेशन के लिए है, वो भी आपको, वो एनर्जी मिक्स भी आपको देखना पड़ेगा। हम अगर ये हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ी, आप ये समझ लें, हम रोज़ फॉर एग्जांपल अगर $10,000 या $1,00,000 की एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें से $47,000 की तो हम घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं। उसकी कोई वो $47,000 तो फिर आपको रीजनरेट कहीं से लाने हैं, मतलब उसके लिए हमें इंडस्ट्रीज को फरोग देना होगा। yes, हमारी अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। इंडस्ट्री नहीं, आपको डॉलर बेस्ड, जहां से आप डॉलर जनरेट कर सकें, ना कि आप अपने एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ना और एल्स आप इसको लोकलाइज करें चीज़ों को, कि वो जो कहते हैं कि आपने जो $1 बचा लिया वो आपने $1 कमा लिया, ठीक है। जो डॉलर आपने बचा लिया, अगर हम आपने वो डॉलर कमा लिया, आप इसको आप जितनी चीज़ों को, आप अपनी एनर्जी को जितनी तेज़ी से हो सकता है लोकलाइज करें, रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके जाएं।
ये आप दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, ये हमारे से बराबर में मिडल ईस्ट जो है वो अपने एनर्जी पे अपने मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज पे बात कर रहे हैं। हमारे पास अल्लाह ने 2 बहुत बड़े नेचुरल रिसोर्सेज दिए हुए हैं, एक सनलाइट है, एक विंड है। उस पे जाएं, हम उस पे कन्वर्ट करें लोगों को। हम कोशिश जितनी जल्दी हो सके हमें जल्दी ऑन वॉर फुटिंग पे, जब हम एक ऐसा मुल्क है जो फाइटर प्लेन्स भी बना रहा है, जो एडवांस वेपनरी भी बना रहा है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो आप विंड मिल्स अगर लोकली करेगा नहीं कौन? ये तो सियासतदान तो उसमें लड़ने लड़ाने में लगे हुए हैं। देखिए सियासतदान पे भी आप हर चीज नहीं डाल सकते। नहीं, तो आपका करना तो पॉलिसीज तो उन्हीं ने बनानी है ना। एक चीज होती है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योरशिप, जो बिजनेसमैन होता है उसने भी तो कुछ करना होता है ना, या वो सिर्फ चीज इंपोर्ट करेगा और लाके बेच देगा, नहीं, उसने लेकिन और कुछ देखिए नहीं गवर्नमेंट करना। की पॉलिसीज होंगी ऐसी तो ही कर पाएगा ना। देखिए एंटरप्रेन्योर जब क्या अभी करेगा? अभी हमने कहा कि शुगर इंडस्ट्री जो है ना अपनी मर्जी से फैसला करा लेती है, ठीक है। हमने कहा कि जी वो सारे अपनी मर्जी से, जिस दिन एक बिजनेसमैन खड़ा हो जाता है मैंने काम कराना है, तो वो काम भी करा लेता है, ठीक है ना। बात ये है कि लेकिन उसका अपना हमारे इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी लोग सोचेंगे ही नहीं, ठीक है ना। और उसमें गवर्नमेंट को भी कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट जैसे अभी आपने बताया 2007-8 में गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए, फिर वो मार्केट में आ गए, उनको सपोर्ट किया। आप लगाएं 2-4-5 यूनिट्स, आप लगाएं, फिर उनको सेल करें, फिर बनाएं, आप उसको एज ए टेस्ट केस बना के रखें। नहीं करेंगे तो आप 3-4-5 साल बाद हमारी जगह किसी और को बैठा के फिर किसी क्राइसिस की बात कर रहे होंगे। हम हो सकता है समहाउ इंशाल्लाह हम 6-8 महीने में, साल भर में इससे निकल जाएंगे, और फिर नेक्स्ट इलेक्शन से पहले सिद्दीक साहब बैठे होंगे, सिद्दीक साहब बैठे होंगे किसी 2 लोगों को और बैठ के, और बता रहे होंगे कि इस दफा रिजर्व्स फिर इतने नीचे आ गए हैं। वो तो आने ही आने, तो आप क्या क्योंकि करें? उसके ऊपर पॉलिसी नहीं कोई। हमें सब आपकी तरफ हाँ। मैं आऊँगा। एक आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम 100 रुपये अगर कहीं से लोन लेते हैं तो 103 रुपये, 105 रुपये उसको वापस करते हैं। अच्छा, अभी एक प्राइम मिनिस्टर लोन स्कीम चल रही थी, होम लोन स्कीम चल रही थी, तो उसको क्या किस तरह से देखते हैं आवाम को? ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर या 2% 3% के ऊपर? क्या आपने महंगे कर्जे लेके, डॉलर लेके, और आप गरीब आवाम में ये सब्सिडीज़, ये मतलब हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं, या ये सिर्फ एक वोट लेने का बहाना होता है कि हाँ यार इस तरह की कोई पॉलिसीज़ लेके आएँ तो हमें जो है ना मार्केट में आवाम के अंदर एक जो है ना वो पॉजिटिव रिस्पांस मिल जाएगा? इस पे जो है ना सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जो इस तरह की स्कीम्स होती हैं मैं तो उसको डिनाई करता हूँ। द थिंग इज़ डैट कि आप एक बंदे से 100 रुपये के अगेंस्ट 10 रुपये इंटरेस्ट दे के लोन ले रहे हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप उसी लोन के अगेंस्ट आप तीन पे इंटरेस्ट पे पब्लिक को दे दें? तो मतलब सब्सिडी दी ना आपने बेसिकली सब्सिडी उसको, दे तो दी, गवर्नमेंट अपने पास 7 रुपये इतनी पे अमीर सब्सिडी गवर्नमेंट तो दे है दी, नहीं, तो कैसे दे 7 देती है? रुपये पे आपने सब्सिडी दे दी। ये बेसिकली क्या था, एक टैक्टिक था मैनिपुलेट करने का, पब्लिक को एग्जैजरेट करने का कि आई एम डूइंग वेल और आई एम डूइंग बेटर। वेयर एज इसका कंसिक्वेंसेस क्या है? वो जो शॉर्टफॉल आ गया है, एक तो शॉर्टफॉल यह है कि आपने 7 रुपये पे करने हैं, ऊपर से जो लोन लिया है उसको भी रीपे करना है। क्या आपके पास इतना स्ट्रांग मैकेनिज्म है कि आप उसकी रिकवरी कर सकते हैं? जिसको आपने पब्लिक को दिया, क्या आपके पास इतना स्ट्रांग मैकेनिज्म है क्या कि वो आप 100% उसी की रिकवरी कर लें? तो वहां से आपने कितना डेट्स जो है वो छोड़ा होगा, कितना रिकवर किया होगा, उसका इम्पैक्ट एक अलग से। तो इस चीज़ में इस तरह के लोन्स पे आप देखें कि फिर आगे हमें कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट लोन ले दे तो दिए हैं, वोट फ्लो हैं, लेकिन उसके ऊपर रिकवरी अभी तक नहीं है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का था, ऊपर से वो जो आपने हाई सब्सिडीज दे दी हैं वो, और सारी क्या हुई, अनडॉक्यूमेंटेड हो गई हैं। अब किस तरह से कोई पता नहीं, कौन लोगों के पास रीपे की कैपेसिटी कोई नहीं है। नहीं, रीपे की कैपेसिटी पहले देख के उन्होंने लोन दिया ना, ऐसे तो नहीं दिया कि उन्होंने पहले देखा ना कि उसकी वर्थ बनती है तो दिया। जो लोन की एक हमें याद है कि हमने शुरू में जब एक पॉलिसी थी, वो क्या थी, लोन की पॉलिसी ये थी कि आप घर बाय करें, आप उसके डॉक्यूमेंट्स लें और प्लेज करवा दें, इवन दो इफ यू डोंट हैव एनी सिंगल मनी। नहीं, सोर्स ऑफ इनकम तो आपको शो करने पड़ते हैं ना। सोर्स ऑफ इनकम क्या, एक सैलरीड पर्सन है जिसकी सोर्स ऑफ इनकम 10 लाख रुपया और 50 लाख का लोन लेके बैठा है, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस 8-9 लाख रुपए होते हैं, वो 1.5-2 लाख रुपए में कैसे आपको लोन रीपे करेगा? ठीक है, इस पे हमेशा बात करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से अभी हमने बात की, हमेशा बात कर रहे थे कि टोटल जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो प्रॉफिट्स के मद में होता है, लेकिन इस तरह से जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं ये भी एक सरप्लस पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर आता है। तो इसमें देखना यही है कि रियासत किस तरह के एग्रीमेंट दुनिया के साथ करके और डॉलर्स और IMF के साथ किन किन शराइत के ऊपर लोन लेके आती है जो कि सब्सिडी की मद में दिया जाता है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। तो इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर एक टाइम हुआ है ब्रेक का, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हमने काफ़ी बातें की कि पाकिस्तान को इस वक्त किन किन चीज़ों का सामना है, किन किन मुश्किलात का सामना है, जिस तरह से हमने बैंकरप्ट होने की बात की, डिफ़ॉल्ट करने की बात की, तो काफ़ी सारा मैं पुरुम्मीद भी हूँ कि जिस तरह से हमारे आज के पैनल ने उम्मीद दिलाई कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से मार्केट में आवाम की नज़रों में बहुत सारे खदशात बाकी हैं, बहुत सारे लोग बैंकों से पैसे निकलवाने के लिए चले जाते हैं कि इस तरह की सिचुएशन करके, तो ऐसी कोई भी मसला नहीं है, ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फॉरेन रिजर्व्स की इस वक्त पाकिस्तान की, तो जो लास्ट ईयर के एंड पे तकरीबन 23 अरब डॉलर थे, वो आज 6.7 अरब डॉलर रह गए हैं। ऐसा पैसा कहाँ चला गया? जिस तरह के हमने बात की कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जिसके अंदर सब्सिडीज़ दी जाती है, बहुत सारी चीज़ों के डिसीजंस गवर्नमेंट की तरफ से टाइम पे नहीं लिए जाते, तो वो हमें ज़्यादा डस पहुँचाती हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसे ममालिक की बात करूँ कि वहाँ पर उनके फॉरेन रिजर्व्स क्या हैं, जो इस वक्त दुनिया के अंदर 2 आलमी ताकतें मानी जाती हैं, तो मैं अगर बात करूँ अमेरिका की, तो अमेरिका के आज के 716 बिलियन डॉलर्स जो है ना, वो फॉरेन रिजर्व्स हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्विट्ज़रलैंड की, स्विट्ज़रलैंड जो कि एक छोटी-सी इकोनॉमी नज़र आती है, बट जो गवर्नमेंट्स अपने डिसीजंस खुद लेती हैं, उनकी इस वक्त की जो फॉरेन रिजर्व्स है वो 1.11 ट्रिलियंस डॉलर हैं। और अगर हम बात करें जो हमारे पाकिस्तान के अंदर सीपैक के नाम से एक बहुत ज़्यादा बड़ा मंसूबा बनाने के लिए चाइना एक्टिव नज़र आता है, हमारा भाई भी है, वो क्या अपने फ़ायदे के लिए हमारा भाई है या हमारे फ़ायदे के लिए भी कुछ कर रहा है? इस वक्त अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स किसी के पास हैं, तो वो चाइना के पास हैं। चाइना इस वक्त 3.43 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में लीड करता हुआ दिखाई देता है। तो क्या इस वक्त 3.43 ट्रिलियन डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स रखने वाला मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ हो, पाकिस्तान को भाई कहे, उसके साथ सीपैक इतना बड़ा मंसूबा लेके साथ चल रहा हो, तो क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की सूरत में जा सकता है? पाकिस्तान जिसके अंदर हर कुदरती चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से वाफर मिकदार में, चारों मौसम, बाकी इतना बड़ा ग्वादर से लेके कराची तक इतना बड़ा साहिल, जहाँ पर आप विंड पावर प्लांट के बड़े-बड़े मंसूबे लगा सकते हैं, सोलर का इतना बड़ा सिस्टम आप पाकिस्तान के अंदर डेवलप कर सकते हैं, तो क्या सीपैक के मंसूबों के साथ ये जो ज़ैली प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ये भी पाकिस्तान के अंदर काम करते हुए दिखाई देंगे? इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई जाती है, बट देखना यही है कि वो कौन से सियासतदान हैं जो इन चीज़ों को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। ये रियासत के काम होते हैं और रियासत किन हाथों में है, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज के अपने पैनल की तरफ दोबारा जाऊँगा, हमें सब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से हमने बात की पेट्रोलियम प्राइसेज़ की और उसके साथ हमने इन्फ्लेशन रेशियो को जोड़ा था। आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेज़ के बढ़ने से इन्फ्लेशन रेशियो में कितने % का चेंज आ जाता है और इन्फ्लेशन पेट्रोलियम से ही काउंट होता है? नहीं, इन्फ्लेशन के बेसिकली ना 2-3 पैरामीटर्स हैं जिनको काउंटर किया जाता है। एक तो पेट्रोलियम की प्राइसेस कितनी हाई होती है, ये एक फैक्टर है। उसके साथ साथ जो आपका एक्सचेंज गेन या लॉस होता है वो फैक्टर होता है। फॉरेन रिजर्व्स के अगेंस्ट जो आपको एक्सचेंज गेन लॉस होता है वो आपका दूसरा फैक्टर होता है। प्लस आपका लेकिन ये इतने बड़े-बड़े फैक्टर्स तो किताबों के हद तक और बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट समझ सकते हैं। एक सब्जी वाला पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के बाद सुबह 100 रुपए किलो महंगी करके बैठा देखिए होता है, पर दूध वाला 10 उसके रुपए बढ़ा जो देता है। उसके लेवल तक है ना, उसके लेवल तक वो सिर्फ पेट्रोल ही इन्फ्लेशन है। देखिए जो आम मैंने आवाम जो है ना आपको वो तो पहले भी वहीं बताया से था वहीं जी, से आपको मैंने पहले भी बताया था अगर पेट्रोल की प्राइस 10 रुपए इंक्रीज होती है तो सब्जी वाला 5 रुपए इंक्रीज कर देता है, अंडे वाला 2 रुपए इंक्रीज कर देगा, दूध वाला 4 रुपए उसकी इंक्रीज कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन पे फ़र्क आ जाता है ठीक है, वो क्या करता है उसको इन्फ्लेशन समझता है। ना। जो हमारे यहाँ बेसिक एलिमेंट जो लोअर तबका है वो पेट्रोल को कंसिडर करता है। जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो अपर लेवल्स के, मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक लेवल पे जब हम जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे जाते हैं, ओवरऑल कंट्री लेवल पे देखते हैं, तो फिर हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अगेंस्ट एक्सचेंज लॉस और गेन क्या है। हमें बैठे बैठे डॉलर ऊपर जाता है तो हमें लॉस हो जाता है, बैठे बैठे गेन हो जाता है। ये वो तो इसको क्या किताबी जो है ना वो गेन और लॉस आ रहा होता है ना, वो तो नहीं, वो किताबी हो या वैसे इन रियल जब वो ऊपर चला जाएगा आपको पे तो करना है ना ओवर द पीरियड टाइम, जब एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी तो वो तो कन्वर्टेड रियल टर्म्स में आ जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग मे बी वो फैक्चुअल हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जब आपने उसको रीपे करना है उस टाइम तो वो रियल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो तो वही इम्पैक्ट डॉलर का जो रेट होगा वो उसी तो के हिसाब इम्पैक्ट से में आपको आप पे करना। इम्पैक्ट पड़ गया ना इन्फ्लेशन का, उस चीज को कैटर करने की जरूरत है हमें। जाहिर साहब आपको मैं ऐड करूंगा, ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो रेट डेली बेसिस पे डॉलर का चल रहा होता है जी, ओपन मार्केट में आज इतना रेट है, इंटरबैंक में वो एक 5, 7, 8, 10 रुपए का गैप भी नजर आता है। ये बेसिकली क्या होता है, इसको जरा थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए इंटरबैंक में तो ऑब्वियस सी बात है, जो आप एक बिजनेसमैन है,
आपको चाहिए है, आप एलसी खोलना चाहते हैं, आप इंटरबैंक में जाते हैं, ठीक है। वहाँ अगर आप एक बड़ी एलसी लेके चले गए हैं तो जिसके पास ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक डॉलर आपको चाहिए तो उस पर डॉलर एक कमोडिटी के तौर पर डील हो रहा होता है, ठीक है। आप अगर एक बड़ी क्वांटिटी में लेने चले आएंगे तो जिसके पास है वो तो बेस्ट प्राइस के लिए जा रहा होता है, वो कहता है भाई मुझे तो बेस्ट मिलना चाहिए। आसान अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए यही है कि बेस्ट प्राइस सामने वाला लेने की कोशिश कर रहा होता है। और ऑब्वियस सी बात है, आप बीइंग एन इम्पोर्टेड, आपको इम्पोर्टर, आपको ये होता है कि यार जितनी जल्दी हो सके मैं इसको अरेंज करूँ, मंगा लूँ, कल ये मुझे बाद में हो सकता है इससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो जो आज का है उस पर मैं लॉक करता हूँ। तो अपनी ड्यूटीज पे करके मैं अपनी जो कंसाइनमेंट है नहीं, उसको जो भी रिलीज करा मैं दूँ। बुलाऊं या मंगाऊं, फिर वो अच्छी बात है। मैं जब यहाँ मंगा लूंगा, मैं फॉर एग्जांपल आज मैं 200 रुपए के डॉलर पे एलसी खोल रहा हूँ, आते आते 250 का हो जाएगा तो मुझे 50 रुपए का ऐसी फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी इस तरह की एक आसान अल्फाज में हम जो एक आम लोगों को समझाने तो के लिए बात आप क्या कर, समझते हैं और कि जो ओपन मार्केट जो है उसको ओपन, खत्म नहीं कर देना देखिए चाहिए? ओपन मार्केट का देखिए, आप दुनिया से अलग नहीं रह सकते। आप जो है एक हाईवे पे रॉन्ग वे ड्राइव नहीं कर सकते, एक्सीडेंट होगा तो लीथल होगा। दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब को आपको चलना पड़ेगा। अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में अगर आप पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो जो सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया वो डॉलर में आया। जिसने डॉलर खरीदा वो तो हम तो देख रहे हैं कि बाजे उसको बजा रहा डॉलर है। को भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, ये नहीं देख यस, रहे कि हमारी मैशियत के साथ हम कितना देखिए खिलवाड़ हाँ, कर रहे हैं। उसकी वजह ये है ना कि मैंने जो आपसे कह रहा था, पिछले दो जो डिकेड्स हैं वो हमने लोगों के जहन में, एक तो हमारे माजरत के साथ लोग प्रॉपर्टी में ले बेच के जो लोगों को शौक चढ़ा, लोगों को हर चीज़ में मतलब नफ़ा देखने की आदत है और उसके अलावा उसके नुकसानात नहीं देख रहे होते। मुल्क के नुकसानात नहीं देख रहे, पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर यस, रहे होते और हैं। दूसरी बात ये है कि कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ पे हम गए तो अच्छी ज़िंदगी तो आपको भी गुजारने का शौक है और मुझे भी है। अब मैं जहाँ से भी पैसे बन सकेंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं बनाऊं, ओके, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए ना कि लीगल कितना है, गवर्नमेंट को देखिए कितना, मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा ओपन रहा है। मार्केट खुली है, आप जायज़ पैसे हैं, आपने उस पर टैक्स दिया हुआ है, और आपने अगर थोड़ा सा आपका विजनरी थे और आपने 130-135 पे जाके डॉलर 2 साल पहले खरीद लिया था, 1.5 साल पहले खरीद लिया था, तो उसमें आपने कुछ इलीगल नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये कि अब आप ये करें कि मैं जो कुछ है बेच के उसकी होर्डिंग अभी से होर्डिंग करना शुरू कर दूं कि अगर मैं 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसको बेचूंगा, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। आपके पास अगर ज़रूरत है तो यस श्योर, आपने कहीं डॉलर की ज़रूरत है, कोई फीस देनी है, कोई मेडिकल से रिलेटेड जरूरत है है, तो तो आप आप बिल्कुल ट्रैवल बाय करना है कहीं करें। अपने हाँ, अब्रॉड, तो आप उसको लेके अदरवाइज आप जरूरत है। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर खरीद रहे हैं तो यस देखना चाहिए। लेकिन मसला भाई फिर वो ये है कि हमारे यहाँ आपके पास, आप एक आम आदमी को इन्वेस्टमेंट की या ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज देते क्या है। अच्छा, फिर हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कोई इतनी ज़्यादा समझदार है भी नहीं, वो तो हम हर्ड मेंटालिटी पे चलते हैं, जो मेरा पड़ोसी कर रहा है वो भी मैं भी वो करने की कोशिश देखा देखी एक दूसरे के पीछे। यस। अच्छा जाहिर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर डॉलर वाफर मिकदार में मौजूद है? नहीं, देखिए वाफर मिकदार में अगर होता तो उसका इतना रेट नहीं होता ना। लोग, अभी मैंने आपसे कहा कि लोग होल्डिंग कर सप्लाई रहे एंड हैं, डिमांड, लेकिन होल्डिंग होल्ड तो कर रहे हैं। करके अगर बैठे हुए हैं ना, अगर मैं होल्ड तो है ना वहाँ पे। $1 मैंने खरीद लिया, लेट से फॉर एग्जांपल, इनसे मैं लेके $100 घर चला गया, तो मैं बेचने थोड़ी आऊँगा। जब मैं सुबह दोपहर शाम टीवी पे ये बातें सुन रहा हूँ कि ये हो रहा है और ये हो रहा है, अखबार में भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो दुआओं करते रहूँगा जो 3 दिन बाद होना है वो आज हो जाए, ताकि मैं उसको और रेट बढ़ जाए। तो मतलब जो पर्सनल फायदे के लिए घर की तिजोरी में होल्ड करके डॉलर रखा हुआ है, वो भी मुल्क को नुकसान नहीं तो पहुंचा रहा है, वो लोग भी मुल्क के फायदे नहीं, में देखिए हम ही नहीं है। सिंपल सी बात ये है ना, पहले तो हमें ये देखना चाहिए ना कि हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो ना, लोग होल्डिंग करें। लोग अच्छे खासे समझदार लोग अपने बिजनेस से पैसा निकाल के डॉलर खरीद रहे हैं। बहुत अब गोल्ड शुक्रिया खरीदने शुरू सैयद कर दिया है जाहिद लोगों रजा ने। साहब, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ। हामिद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। नाजरीन, आज हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की इस गिरती हुई, स्पेशली गिरती हुई, संभलती हुई तो पता नहीं कब संभलेगी, गिरती हुई मैशियत के बारे में, किस तरह से डॉलर को हमने सेव करना है। क्या वो लोग जो डॉलर ओपन मार्केट से लेके अपनी तिजोरी में रख लेते हैं, क्या वो मुल्क के खैर ख्वाह हैं? वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की थी इस पाकिस्तान के लिए, जब जिना के एक नारे के ऊपर लब्बैक कह के इस पाकिस्तान की तरफ बढ़े थे, अपना सारा कुछ छोड़ के, अपनी अजदाद, अपना सारा कुछ, बचपन और हर चीज़, वो जहाँ पर यादें वाबस्ता थी, सारा कुछ छोड़ के दो कौमी नज़रिए के ऊपर इस्लाम की खातर और इस कलमे के लिए इस पाकिस्तान की तरफ तशरीफ़ लाए थे। जब जिना साहब ने कहा था कि हमें किसी आइन की भी ज़रूरत नहीं है, 1400 साल पहले जो हमें आइन
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, हम उस आइन के ऊपर चलेंगे। तो क्या आज हम उन्हीं की औलादें हैं जो आज हम डॉलर को इस तरह से अपने घर में रख के अपने मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये वही सियासतदान है जो जिन्ना के विजन के ऊपर चलते हुए इस सियासत को नेक मकसद समझते हुए और आवाम की खिदमत करने के लिए निकलते हैं, जिन्होंने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस और अपने अपने जो आइन और दस्तूर बनाए हुए हैं, क्या यही दस्तूर हैं कि वो इस तरह से आवाम की खिदमत करेंगे, जो कि पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाते हैं जो उनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि पॉलिसीज़ इंडस्ट्री पे इम्प्लीमेंट हो। इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो इंटरफेयर कर रही होती हैं उन पॉलिसीज़ के अंदर कि उनको कहाँ नुकसान हो रहा है, तो उसको नहीं बनाना चाहिए। देखना यह है कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान के अंदर लगने के लिए जा रही हैं, या हम उन ज़मीनों को काट-काट के सोसाइटियाँ बनाने के लिए लगे हुए हैं। क्या हम सोसाइटियाँ बना के एक महँगे प्लॉट बेच के पैसा कमाएँगे, या वहाँ पर इंडस्ट्री लगा के, उसी ज़मीन के ऊपर इंडस्ट्री लगा के रोज़गार के मौके फराहम करेंगे? कुछ ऐसी चीज़ बनाएँगे जिसको एक्सपोर्ट करके हम डॉलर पाकिस्तान के अंदर लेके आ सकें, जिस तरह से हमने डॉलर को अपना पीरो मुर्शिद बनाया हुआ है तमाम लोगों ने। नाज़रीन, आज हमने इसके ऊपर गुफ्तगू करने की पूरी कोशिश की कि इनमें से अच्छी चीज़ें जो आपके काम की होंगी, यकीनन आप उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करेंगे, और अपने इस अपनेपन के साथ कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।